Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Indefinite integral. Let f belongs to RAB. Let f belongs to RAB. क्या हुआ? Results on integrability. ठीक है. Once it is integrable, then what? तो पहला ये तो लेके चल ही रहे हम. अब पहला रिजल्ट क्या आ रहा है? Indefinite integral. ये उसी के अंदर है सारे. Define fx a to x ft dt. क्योंकि ये इंटीग्रेबल है, then f is called indefinite integral of f. Indefinite integral of f. तो indefinite integral वो नहीं होता इसमें लिमिट नहीं होती है. Indefinite integral ये होता है, ठीक है. वो इंटीग्रल नहीं होता इसमें छत नहीं है. जैसे ये हटा दो, ये fx dx, ये इंडेफिनेट ना, दिस नॉट इंडेफिनेट, ये कुछ और ही है. ये इंटीग्रल ही नहीं है, समझे? ये इंटीग्रल है ही नहीं. अभी तक तो है, अब तो हम डेवलप कर रहे हैं पहली बार इंटीग्रल की. व्हाट इज इंटीग्रल? इसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल. एंड f is continuous on close interval AB, यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस. नहीं, ले नहीं सकते का रीजन ये नहीं है कि ये सब वैलिड नहीं है. रीजन ये कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो वैलिड नहीं है. मुझे बाउंड्री चाहिए ना एरिया निकालने के लिए. पॉइंट फंक्शन डिफाइन तो होना चाहिए उस पॉइंट पे ना. आप तो होशियारी दिखाओ ना कि सर हमको इस हिसाब से जमीन खरीदनी है ना. एल्स इन 01 इस हिसाब से खरीदनी जमीन हमको. ये हाँ अभी बता देते हैं. इस सब जमीन खरीदनी है आपको, कैसे आएगी? क्या है? तो आपको पता था मानेगा नहीं ना जब तक कि एरिया कंफर्म नहीं होगा. आपको डिक्ले फंक्शन के हिसाब से जमीन दे दो हमको. ये मेरी बाउंड्री, ये मेरी बाउंड्री, और यहां डिक्ले फंक्शन डिफाइन तो हर जगह है. वो कहे क्या दे दी भाई, 1 या -1. कह कैलकुलेट करो, -1 से निकालो और मुझे पैसा भी दो. अगर उसकी कैलकुलेशन में कितने आया, -1 आया, 1 यूनिट है मान लीजिए लाख की, तो -1 लाख रुपीज आया एरिया के हिसाब से. तो आपको जमीन भी मिल रही है और पैसे भी मिल रहे हैं, है ना. तो आप समझ कि वहां वैलिड नहीं है. पहला काम क्या होना चाहिए कि इंटीग्रेबल होना चाहिए. जब एक बार इंटीग्रेबल आ गया तो वहां से आपको एरिया मिलेगा. यस, अगर एक्चुअल एरिया चाहिए तो मॉड लगा के निकाला जाता है एरिया. तो वहां पर वो कहेगा मॉड लगा लेगा और ये यहां से, तो वहां तो इंटीग्रेबल है नहीं. एक बार इंटीग्रेबल हो जाए तो आप मॉड, क्योंकि माइनस भी साइन आ सकता है उसमें, क्योंकि एफ जो स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर ये नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो वैल्यू है फंक्शन की ना, तो नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स तो नेगेटिव भी आ सकता है. तो वो मॉड लगा के एरिया एक्चुअली निकाला जाता है. मॉड नहीं तो आप तो और होशियारी दिखाओगे कि ये जगह है, यहां से ये y इक्वल टू एक्स, ये -1, ये 1, ये इतना एरिया चाहिए. यहां पे मकान बनाएंगे, यहां पे पीछे फार्म हाउस, ठीक है. अब एरिया क्या निकल के आया? -1 to 1 x dx 0. वो तो यही आएगा. इस देख लो कैलकुलेट करके, वो यही आएगा एग्जैक्टली. -1 to 1 में निकाल के देखो ये आ रहा है. तो पेमेंट भी नहीं कर रहे आप, तो आप समझ रहे. तो फिर वो मॉड लगा के लेगा, ये ऊपर चला जाएगा. वो एरिया आपका हाफ 1 आ जाएगा, है ना. ये हाफ है और ये -1/2 है. सम करेंगे तो 0 हो रहा था. जैसे मॉड लेंगे तो ये ऊपर, ये एरिया फिर ऐसे चला जाएगा मॉड देते ही फंक्शन. तो अब ये एरिया मिलेगा. अभी दोनों पॉजिटिव आएंगे, ठीक है. तो मॉड लिया था यहां, तो इस केस में एरिया तो निकल रहा है. आप कुछ कर लीजिए, वो 0 आ रहा है. तो अब कुछ कभी नहीं पे करना पड़ेगा, कुछ भी इस तरह से ले लीजिए. बट यूज भी नहीं कर पाओगे अगर पे नहीं करोगे तो. क्यों? क्योंकि वो रैशनल इरैशनल, हर पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट इरैशनल्स हैं. और वहां पे आपको जमीन नहीं है, वहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0. वहां पोल भी निकाल सकते हैं आप वहां पर. और जहां रैशनल है वहां गाड़ भी दिया तो मुश्किल है. यहां पर आपकी पतंग यहां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे नेबरहुड में क्या है? इरैशनल भी तो है ना. सो दिस इज मैथमेटिकल एक्सेप्टेंस कि अगर कुछ एरिया 0 आ रहा है तो यूजेबिलिटी भी 0 ही आती है. अब कंटिन्यूटी आपकी, हाँ यहां पे फॉर्मूले की वजह से आ रहा है, इसलिए अलजेब्रिक एरिया बोल रहा था मैं उसको. अलजेब्रिक एरिया विद साइन, इससे मालूम चलता है कि उसके नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है वो रीजन, उसका एरिया 1 आएगा.
इंटीग्रल जीरो आ सकता है, अलजेब्रिक एरिया जीरो आ सकता है। मॉड लगा दीजिए, खत्म बात। मॉड लगा दोगे तो एरिया तो उतनी कैलकुलेट होगा, सिमेट्रिकली ऊपर आएगा ना, तो कैलकुलेशन में तो उतनी एरिया आएगा, जीरो नहीं आएगा वहां पर। ठीक है, आपकी जमीन वाले एक्सेस के नीचे हो, एरिया तो कैलकुलेट चाहिए करना पड़ेगा आपको ना, वो अलजेब्रिक एरिया है, दैट्स व्हाई यस, एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है, अलजेब्रिक एरिया कुछ भी हो सकता है। आपको जब एरिया निकालने को बोलता है तो वो पॉजिटिव ही आएगा, मॉड लगाएंगे आपको। आपने R2 to R2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया, R2 to R2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया, और R2 में आपने एक स्क्वायर ले लिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको, स्क्वायर लेमिना ले लिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, लीनियर का ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो क्या बनेगा R2 में? कुछ भी बन सकता है, वाइड रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम बन सकता है, पैलोग्राम बन सकता है। हाँ, एलिप्स सर्कल नहीं बनेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लाइन लाइन में ही चेंज आएगी। अब एरिया क्या आएगा वहां पर? तो आप क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते थे मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स निकाली, डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो नेगेटिव भी हो सकती है ना, तो आप डिटरमिनेंट का भी पॉजिटिव लेते हैं। ये डिटरमिनेंट आया ए का और ये मॉड लिया, दिस इनटू जो पुराना एरिया था है ना R2 to R2 में, ये टी ऑफ एक्स वाई जो भी है आपने ax प्लस बी वाई जो भी कर लिया है ना, ax प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई, ये ट्रांसफॉर्म बना दिया आपने उसको। तो ये आएगा तो रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, कुछ भी आएगा, लेकिन एरिया जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली वहां लाइन आई होगी रैंक वन है। अगर ये डिटरमिनेंट जीरो हो गया इसका मतलब क्या हुआ होगा? रेंज कैसी रही होगी? लाइन रही होगी ना, तो उसका एरिया जीरो होता ही होता है, कोई टेंशन नहीं है। अगर ये नॉन जीरो है तो इतने से मल्टीप्लाई होता है, बट ये मॉड लगा के, तो वहां हमेशा बाय डेफिनेशन मॉड लगाया जाता है। यहां हम अलजेब्रिक एरिया बोलते हैं। द डिफरेंस ऑफ एरिया एंड अलजेब्रिक एरिया इज दिस, क्लियर? व्हेन यू इंटीग्रेट यू गेट अलजेब्रिक एरिया। If it is zero, that means either the area, if function is continuous and area is zero, it certainly means the region lies above and below x-axis both. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हो सकता है कुछ जैसे ये पॉपकॉर्न में देखा ना कि फंक्शन मेरा हमेशा पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव, फिर भी एरिया जीरो आ रहा है, तो वो एक अलग रीजन है। डिस्कस करते क्या रीजन है। ये कंटिन्यूअस इसलिए होता है कि आप x प्लस एच डिफाइन कर पाते हो a टू x प्लस एच एफ टी डी टी, और एफ एक्स डिफाइन कर पाते हो, मोरल्स थ्योरम याद आ गई आपको, अगर a टू x एफ टी डी टी, और इस पे यहां पर f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. This mod is equal to mod x to x plus h f t dt. कर पाते हो? And this is less than equal to m time integral x to x plus h dt, where m is, since f is bounded, Riemann integrable, and this is equal to what? M time h, less than epsilon when h equal to epsilon upon m. This is delta. So for any epsilon, I can find delta such that f of x plus h minus fx is less than epsilon whenever h is less than delta. This means what? Limit h tend to 0, f of x plus h equal to f of x. ऐसे नेगेटिव में कर सकता हूं, तो लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, सो फंक्शन इज व्हाट? कॉन्टिन्यूअस। सो जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रल लेके आओगे वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होना गारंटी नहीं है, ठीक है? समझ गए? तो f is continuous. If f is indefinite integral, capital F, it has to be continuous. So indefinite integrals are always continuous. Confirm? अच्छा, ये फंक्शन क्या इंटीग्रेबल है? 12 सेकंड अंदर आंसर आना चाहिए। -1 x belongs to -1 to 0 open interval, 1 when x belongs to 0 to 1 close interval. इंटीग्रेबल है? डन। ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहां कांस्टेंट यहां कांस्टेंट, केवल जीरो पे टेंशन है, बाउंडेड है, इंटीग्रेबल। तो इसका भी इंडेफिनिट इंटीग्रल बना सकते हो आप। बन जाएगा। ये कैपिटल एफ मेरा कॉन्टिन्यूअस आएगा, जबकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये कैपिटल एफ क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस आएगा, जबकि ये मेरा कॉन्टिन्यूअस नहीं है खुद एफ, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। तो ये जो हम लोग कर दिया करते हैं ना कभी भी, कि अगर लिखा मिल जाए एफ एक्स इक्वल टू ए टू एक्स एफ टी डी टी, इट डज नॉट इंप्लाई, रिमेंबर, इट डज नॉट इंप्लाई एफ डस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ऐसा नहीं होता।
अभी इस क्वेश्चन में देखो ना, अगर ये इंप्लाई कर दे यहां पर तो अनर्थ नहीं हो जाएगा वहां पर। देखो एफ डैश एक्स अगर एफ एक्स में इंप्लाई कर दे तो ये एफ डैश एक्स क्या आ गया, ये तो आगे नहीं आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एफ डैश की रेंज में 2 पॉइंट हैं और डोमेन इंटरवल है। आपको पता है किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव की रेंज में 2 पॉइंट नहीं हो सकते, या तो एक होता है या इंटरवल होता है। अगर डोमेन इंटरवल है तो डॉर्बो प्रॉपर्टी कहलाती है ये, डॉर्बो प्रॉपर्टी। आईवीपी कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए यहां पर बोलते हैं डॉर्बो प्रॉपर्टी। द रेंज ऑफ अ फंक्शन डेरिवेटिव अंडर इंटरवल, मतलब फॉर एनी इंटरवल, रेंज ऑफ अ डेरिवेटिव इज इंटरवल और सिंगलटन। सिंगलटन इंटरवल होता है, इट कैन नेवर बी अदर देन दिस। तो अगर ये किसी का डेरिवेटिव है, इसकी रेंज में 2 पॉइंट कैसे आ सकते हैं, या तो सिंगल पॉइंट आएगा या पूरा एक इंटरवल आएगा। इसका मतलब कि ये नहीं है ऐसा पॉसिबल। तो हम भले ये लिख पा रहे हैं, भले हम ये लिख पा रहे हैं, बट ये इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। गॉट द आइडिया? वो सारे फंक्शन जिनका डोमेन इंटरवल है और रेंज इंटरवल नहीं है, डोमेन इंटरवल है और रेंज इंटरवल नहीं है, उनके पास प्रिमिटिव नहीं हो सकता है। उनके पास नहीं, ना भी हो कंटीन्यूअस तो अलग बात है। मैं क्या कह रहा हूं, रेंज अगर इंटरवल नहीं है तो इंटीग्रेबल होने के बाद भी ये जो कैपिटल एफ आएगा ये डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। क्योंकि अगर ये डिफरेंशिएबल आ गया तो ये एफ दस किसके इक्वल बनेगा, उसी एफ के इक्वल बनेगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, वही जो एफ की रेंज है। हां, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू ए टू एक्स एफ टी डी टी इज डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए बी। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बट नॉट नेसेसरी। इट इज सफिशियंट। स्मॉल एफ की कॉन्टिन्यूटी सफिशियंट है, नेसेसरी नहीं है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये एफ डिफरेंशियल हो जाएगा और उसका डेरिवेटिव इसी एफ के इक्वल आएगा, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। ये जो एग्जांपल था कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x साइन 1 बाय एक्स वन एक्स बिलोंग टू -1 to 1 नॉट इक्वल टू 0 -0, ये क्लोज इंटरवल एंड 2x माइनस कॉस 1 बाई एक्स और 0 1 x इक्वल टू 0 डिफाइन हो गया -1 to 1 पे। 0 पे कंटीन्यूअस नहीं है, रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। 2x साइन 1 बाई एक्स माइनस कॉस 1 बाई एक्स व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 1 x इक्वल टू 0 और डोमेन क्या है -1 to 1। ये रीमान इंटीग्रेबल है, एक पॉइंट है फेलियर का 0, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, है रीमान इंटीग्रेबल, बाउंडेड है, कंटीन्यूअस तो नहीं है। बट इसके बाद भी इसका जो इंडेफिनिट इंटीग्रल आएगा वो x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स आ जाएगा और वो डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, तो क्वांटिटी implies differentiability of indefinite integral but not conversely। ठीक है, not conversely, confirm? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी आर इन द, ये वैसे जैसे मॉडल थ्योरम किया था आपने ना, बिल्कुल वैसी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये मॉड आप दिखा दोगे दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस लिमिट एग्जिस्ट इक्वल टू दिस। ठीक है, इसी में आगे नेक्स्ट, इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए बी, क्लोजिंग क्या कहलाती है ये, तो इसको यहां बोलते हैं इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड इट हैज प्रीमिटिव एफ डैश एक्स on that interval AB, then this integral equal to FB minus FA, called fundamental theorem of integral calculus. Fundamental theorem of integral calculus.
आईसीडीसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, डिफरेंशियबिलिटी जो है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, उसमें सब चीज डेवलप होती है। इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत चीजें एंटिसिपेट होती है कि वहां से मिल गया होगा, हमको उम्मीद कर ली आती है, जैसे डिफरेंशियल में आप जानते ही हो, ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। इसलिए पहले पेज पे इंटीग्रल कैलकुलस में फॉर्मूले होते हैं, एक्स पावर एन का इंटीग्रल एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, तो डेरिवेटिव लेके चलते हैं पहले कि उनके लिए। तो यहां पर अब एक चीज समझिए, ऐसे अब जब आपने ये डिफाइन किया ना, जब ये पहली बार एफ टी डी टी एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यहां से आपको पहली बार इसमें कनेक्शन मिला डेरिवेटिव ऑफ एन फंक्शन में, और फिर डिफरेंशियल कैलकुलस के एंड में आपने एक टर्म, अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है तो एफ एक्स डिफाइन दिस एज एफ एक्स प्लस सी, यहां से पहली बार वो साइन इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले ये सारी कहानी हो गई है, अब बिना लिमिट के कुछ यूज किया गया है, वो इस वजह से यूज किया गया कि डेरिवेटिव में और इंटीग्रल में कनेक्शन तो दिख रहा है यहां पर। तो अब यहां से ये टर्म कि अगर कैपिटल एफ स्मॉल एफ का प्रिमिटिव है तो फिर हम इसको, ये फार्मूला मेरे पास आ गया, जो भी डोमेन ऑफ कंसर्न हो उसमें, जिस भी डोमेन ऑफ कंसर्न में ये मेरा रहेगा, उस डोमेन ऑफ कंसर्न में ये मेरा वैलिड रहेगा। जबकि ये एक नोटेशन है, इसे बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, इट्स नॉट इंटीग्रल। इंटीग्रल तो यही है, ये इंडेफिनेट और वो डेफिनेट, ये एंटी डेरिवेटिव है, जस्ट मैटर ऑफ चांस कि इस सिंबल की वजह से यहां पर ये मिल गया हमको, ठीक है। जब पॉइंट होगा तो रख देंगे, नहीं तो अगर ये यहां से आ रहा है तो ये यहां से आ रहा है ना, तो इसके बाद ही ये सिंबल क्वाइन हो रहा है, उससे पहले नहीं। पर समझ आ रहा है ना कि यही साइन क्यों लिया गया यहां पर, ठीक है। दिस इज नॉट इंटीग्रल, इट इज एंटी डेरिवेटिव। कैपिटल एफ को डिफरेंशिएट किया तो स्मॉल एफ आ गया, तो स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव लिया, यानी ये लिया, तो यहां से यहां जा रहे डिफरेंस करते, तो यहां से यहां कैसे आएंगे आप, एंटी डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। और यहां बोलते हैं प्रिमिटिव और यहां बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। हाँ अभी मिला ना, हाँ बट चांस की बात है, P इंप्लाइज Q में P सफिशिएंट होता है Q के लिए, कहां पर, कंटिन्यूअस फंक्शन में भी ये आईवीपी होल्ड कर रहा है, इस हिसाब से देखो ये आईवीपी होल्ड कर रहा है, कहां पे, कॉम्प्लेक्स में बहुत खतरनाक है मामला। कॉम्प्लेक्स यहां रियल में आपको पता है फंक्शन कंटिन्यूअस है, प्रिमिटिव होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल आ गया, बन गया नहीं बन गया, तो यहां पर तो रियल में आपने प्रूफ कर लिया, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस देन इट हैज प्रिमिटिव, नहीं प्रूफ हो गया। If f is continuous, define this and you prove this is differentiable, that means what? It has primitive. So if f is continuous, it has primitive. Whereas complex में जाओ जरा, fz equal to x minus iy throughout continuous, पूरे c पे ये continuous है, ये continuous है, इसका primitive कहीं नहीं है, किसी भी डोमेन में primitive नहीं है ना। किसमें, कहां पे, यहां, हाँ केवल कॉन्सेप्ट उठाया है, केवल कॉन्सेप्ट की ऐसा, ये देखो डिफरेंशियबिलिटी इज पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी, डिफरेंशियबिलिटी इज अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी, वेयर एज इंटीग्रेबिलिटी इज अ सेट बेस्ड प्रॉपर्टी। इंटीग्रेबिलिटी आप सेट पे करते हो ना, एक सेट पे कुछ निकालते हो, और डिफरेंशियबिलिटी एक पॉइंट पे बात करते हो, हाउ दे कैन बी कनेक्टेड। सो ये तो एक तो सिंबल वैसे उठा लिया एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ किसी पॉइंट पे चाहिए होगा तो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गई होगा पहले तो, अब किसी पॉइंट में वैल्यू चाहिए होगी इस फंक्शन की कैपिटल एफ की, तो मैं यहां से उस पॉइंट तक ऐसे इंटीग्रल निकाल लूंगा, समझ रहे ना कि ये पॉइंट बेस्ड थोड़ी है, ये सेट बेस्ड है, और ये पॉइंट बेस्ड, हाउ दे कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली, दैट मींस एट वेरियस पॉइंट आई हैव टू इंटीग्रेट। किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है आपको इस फंक्शन की, तो यहां से मिल तो रहा है ना कि ऐसे निकाल लो आप, बट आपको ए और बी, आपसे एग्जाम ये आईएम्स में पूछते थे, अगर मालूम चल जाए कि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हो, डेरिवेटिव पॉइंट पे होता है, कंटिन्यूटी पॉइंट पे होती है, लिमिट पॉइंट पे होती है, पॉइंट पे। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store.
Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए. At point. Definition क्या है? F is said to be differentiable at. और फिर अगर इंटरवल के सारे पॉइंट पे हो जाए तो इंटरवल बोलते थे. फंक्शन तब नहीं आया. वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर f क्लोज ओपन इंटरवल ए बी पे डिफाइन है और उसका कोई पॉइंट c है, उस पर डिफरेंशिएबल कैसे होता है? f(x - fc / x - c) लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली. डन. c पे डिफरेंशिएबल हो गया. इससे कुछ हासिल नहीं हुआ. एक पॉइंट पे चेक किया आपने. अगर इंटरवल के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए ओपन इंटरवल ए बी के, देन आई हैव राइट टू डिफाइन अ फंक्शन एंड दैट दिस फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव. बट पहले तो नहीं आया ना. जिस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा हमारा कैपिटल एफ. अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो नहीं डिफाइन होगा ना. तो डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है. डिफरेंशिएबिलिटी हर एक्स पे. इंटीग्रेबिलिटी सेट बेस्ड प्रॉपर्टी है. इंटीग्रेबिलिटी बोल सकते हो इस पॉइंट पे इंटीग्रेबल है. आप सोच के देखिए, इस पॉइंट पे इंटीग्रेबल है और इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है. अगर आपको विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एफ इज इंटीग्रेबल एट ए, एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए, एफ इज बाउंडेड एट ए, एफ इज मोनोटोनिक एट ए. हाँ तो भी नहीं बोलेंगे आप ना. बाउंडेडनेस, मोनोटोनिक, इंटीग्रेबिलिटी कभी नहीं आती है. जहां भी आप ए और बी लेते हो तो ए और बी डिस्टिंक्ट होते हैं इंटरवल बनाने के लिए. रीमान इंटीग्रेबिलिटी में, रीमान इंटीग्रेबिलिटी में आपने स्मॉल एम कैपिटल एम अलग लिखा हुआ ना. किसी एक पॉइंट पे तो एरिया लाइन ही आएगी ना आपको. अगर ए और इक्वल टू बी हो जाएगा तो एक ही लाइन आएगी ना, तो एरिया जीरो. लाइन का एरिया जीरो माना गया है. होता हो या ना होता हो पता नहीं. द एरिया ऑफ लाइन इज जीरो. नहीं तो अब लाइन की भी लंबाई चौड़ाई नाप लो. अगर तो ये डिफाइन किया गया है, माना नहीं गया है, डिफाइन किया गया है. किसी को मेजर करने का तरीका कुछ ना कुछ चाहिए ना लैंग्वेज का. हम लोग कुछ टर्म क्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, फिर एक वर्ड से काम चल जाता है. मुझे किसी को रेफरेंस करना था, वही तो मान लिया कि इतना इतना हिस्सा ऐसे करते करते तो जनरलाइज करना ये ऐसा है वैसा है, इसके पास ये दिक्कत है, उसको वो दिक्कत है. इतना गुणा भाग करने से अच्छा नहीं बोल दूं गधा है. तो नहीं, एक वर्ड से ना मीनिंग क्लियर हो. अच्छा वो कह रहा है सर गधे पे वो याद आ गया, ठीक है. तो उसके पास और अच्छा इंफॉर्मेशन है कि एक वर्ड कई बार प्रॉपर्टी के साथ चलाता है, तो वो वर्ड सुटेबल होना चाहिए. इसको हम लोग कॉइन करते हैं. जैसे हमने सिंगुलरिटी या सब डिस्कस किया ना, तो ये डिफाइन करते हैं और फिर इनको मैसेज कन्वे करते हैं. तो दो डिस्कशन आते हैं. एक, सर यही क्यों डिफाइन किया गया. एक तो ये स्कूल ऑफ थॉट है, वो उस पर दुखी रहेगा. दूसरा, अच्छा इससे ये मैसेज कन्वे हो रहा है, इससे ये मैसेज कन्वे हो रहा है, दैट मींस मुझे ये प्रॉपर्टी मिली है. अब मैं इस प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा. जैसे टर्म क्वाइन हो गया, लेट एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. आपको पता है समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर नॉर्म पी पे ये भी कहीं एक जगह जाएगा, कैपिटल एम आर ये भी वहीं जाएगा, ऑस्टेट सम भी वहीं जाएगा. ये सारे वहीं जाएंगे, एक ही जगह जाएंगे. और वो जो आएगा दैट इज दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन कि ये इस एरिया को डिनोट कर रहा होगा. ये सब तो कर रहा है ना वहां पर. अब दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ. इसी में आप एक चीज और देखिए, ये बड़ी फेमस इनइक्वालिटी है. स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर और यहां पर स्मॉल एम. ये होता है ऐसा. इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दे तो स्मॉल एम, हाँ सबसे बड़ा तो ये कैपिटल एम होगा ना यहां पर, ठीक है. तो एम आर डेल्टा एक्स आर, डेल्टा एक्स आर, डेल्टा एक्स आर और डेल्टा एक्स आर. अभी आपने देखा कि जब ये सम करेंगे यहां पर तो ये क्या बन जाएगा, एम बी माइनस ए समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर और लेस देन इक्वल टू एम टाइम बी माइनस ए. ठीक है. नाउ नॉर्म पी टेंड टू जीरो क्या बन जाएगा, ये एम बी माइनस ए now if f belongs to RAB they are equal. This implies a to b fx dx lies between capital M b minus a small m b minus a. True.
हो गई ये। अगर ये रीमान नहीं तो ये इक्वलिटी तो मेरे पास है। ये हर इनइक्वलिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये भी इनइक्वलिटी इंपॉर्टेंट है, या डॉर्बो सम लोअर सम भी लिख सकते थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ में ये एक क्वेश्चन देखिए, तो साइन इनवर्स बी माइनस साइन इनवर्स ए जो है ना, जहां ए बी माइनस 1 और 1 के बीच में है, ये हमेशा इससे ये इनइक्वलिटी स्टैंडर्ड हो गई। इसकी हेल्प से मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स लिया 1/√1 - x²। हाँ, मन में इंटीग्रेशन नहीं कर रहे थे, इन्फिनिटी सुप्रीम निकाल रहे थे हम। ये मेरा फंक्शन एफ एक्स है और एक्स बिलोंग कर रहा है मेरा किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी पे, और ए बी दोनों -1 से 1 के बीच में, तो दिक्कत नहीं है अब। तो इसका मैक्सिमम कब आएगा एफ का, जब नीचे वाले का मिनिमम। नीचे मिनिमम कब होगा, जब इसका मैक्सिमम। तो कैपिटल एम क्या हो गया, 1/, स्मॉल एम क्या हो गया, a²। अब ये इनइक्वलिटी लगा दो यहां पर, तो यहां क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ a टू b 1/√1 - x² dx। किसके बीच में रहेगा ये, m b माइनस a अपॉन दिस, b माइनस a अपॉन दिस, और ये इंटीग्रल क्या आएगा, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स की वैल्यू वहां पुट कर दी हमने वहां पर, वो तो ऑब्वियस था, मैं बस मैक्सिमम इनो देख रहा था वहां पर। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था यूपीएससी में, 12 मार्क्स का, तब 12 मार्क्स के आते थे, 12 मार्क्स क्वेश्चन था यूपीएससी में। शो दैट दिस, आप डिफरेंशियल भी कर सकते थे, नहीं एलएमबीटी वगैरह लगा के, बट ये यहां पर। तो कई बार इनइक्वलिटी में आपको b - a दो तरफ दिखाई दे जाए ना, तो एक बार इस इनइक्वलिटी दिमाग में आना चाहिए कि हो सकता है ये इससे प्रूफ हो रही हो। किसी इनइक्वालिटी में b - a का मल्टीपल यहां दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं, बीच में कुछ और, जैसे यहां पर दिख रहा है, ये दिख रहा है यहां पर। तो इसको ना सोचने की कोशिश करो, कौन सा fx माइनस fb माइनस fa है ये। वो जैसे फंक्शन दिमाग में आएगा, उसका डेरिवेटिव आपके दिमाग में आना चाहिए, वो बनेगा ये f। ये साइन इनवर्स b माइनस साइन इनवर्स a, अच्छा साइन इनवर्स x की बात हो रही है, डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x², उसको बना लिया मैंने f। वो वहां से हिंट मिल जाएगी। क्लियर। और ये जो 3-4 रिजल्ट हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट बनते हैं। क्लियर है। तो इसी से एक आगे और एक चीज देख लीजिए, एक ये है और इसके बाद ऐसे देखिए, b माइनस से डिवाइड करिए थ्रू आउट, तो जो इंटीग्रल a टू b fx dx है, ये 1/b माइनस a किस किस के बीच में रहेगा, ये स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में रहेगा। इसकी वैल्यू कुछ तो आएगी ना, लेट म्यू इक्वल टू 1/b माइनस a इंटीग्रल a टू b fx dx। तो ये म्यू कहां रहेगा, कि नहीं, पक्का। तो हम उसका प्रिमिटिव का इंटीग्रेशन 0 to h लेके कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं ना टेलर एक्सप्रेशन में, तो कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो क्या? जैसे कि tan जो है वो उसका डेरिवेटिव जो है, अगर आपको पता है डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव निकाल सकते हो आप फिर। इफ यू नो द डेरिवेटिव, दिस इज डेरिवेटिव दिस फंक्शन, तो फार्मूला ही वही है। इफ f डैश x इक्वल टू fx, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इधर से वापस आ सकते हो। तो पहले ये है, ये बाद में है ना। ऑर्डरिंग ध्यान रखिए। इंटीग्रल, ये मैं बता रहा था शायद आपको, ये पूछा हुआ क्वेश्चन e⁻x² dx क्या आएगा इंटीग्रल, ये नहीं। अब ये अजीब, ये बता ना, पिछले साल आईएम्स में पूछ रहे थे ये, जो उनके जीडीपीआई में। अच्छा आप तो बीटेक हैं, ओके, मैथ्स के स्टूडेंट, ओके, नाउ टेल मी दिस। वहां भी तो खुरापाती बैठे होते हैं, ये बताओ। अब वहां पर वो सुनना क्या था पता नहीं, या तो सुनेंगे अच्छे से,
ये भी तो होता है ना, ये तो सुनेंगे अच्छे से अगर उल्टा बोलेंगे तो। ये जो टर्म है आपसे जब पूछना चाह रहा है, दैट मीन्स दे वांट टू नो द डेफिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी एंड एंटी डेरिवेटिव। वो आपसे इसकी वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये पूछ के, उन्हें पता है कि नहीं बता सकता, ये उन्हें भी नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, बट स्टिल व्हेन दे आर आस्किंग दिस इट मीन्स व्हाट। तो आपका जवाब क्या, सर इसका मतलब आप पूछ रहे हो इसका प्रिमिटिव क्या है 8 पर x स्क्वायर का, ये तो पूछ रहे हो ना। अच्छा, देयर इज नो मेथड टू फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एनी फंक्शन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेशन। मेरे पास लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव होती है, उससे इकट्ठा करके मैं प्रिमिटिव की लिस्ट बनाता हूं, ना कि प्रिमिटिव के एल्गोरिथम है। तो आई डोंट हैव प्रिमिटिव दिस, बट सर्टेनली इसको आप लिमिट दो तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, आप मुझे लिमिट दो तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, a to b आप कुछ मुझे दे दो। अब ठीक है सर, अब कर सकता हूं ये। नाउ दिस इज इंटीग्रल बिटवीन दीज टू लिमिट। कैसे कर दोगे सर, वो दुनिया भर के मेथड है, वो आप टेंशन मत लो। आपको वैल्यू चाहिए, वैल्यू मिल जाएगी। कहां तक चाहिए सर, बताओ कितनी कट चाहिए, अप टू विच प्लेस ऑफ डेसिमल। आई हैव एन ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस है मेरे पास, अभी निकाल दूंगा उसको, मैं सीधे ज्वाइन करूंगा, ट्रेपेजॉइडल बना दूंगा, ट्रेपेजियम बना के ऐड कर देंगे, दैट विल बी द इंटीग्रल अप्रोक्सीमेटली। गॉट द पॉइंट। तो जब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब वो आपसे इंटीग्रेबिलिटी, इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएबिलिटी, एंटी डेरिवेटिव, इन सब प्रिमिटिव, ये साइड टर्म आपसे जानना चाहता है वो, कि वेदर यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टर्म और नॉट। गॉट द पॉइंट। तो यहां से एक चीज अभी नेक्स्ट में हमने ये निकाल ली कि जो इसके पास 1 अपॉन b माइनस a to b fx dx, ये Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. एक म्यू आता है। व्हाट इज म्यू? अगर ये म्यू को देखो, दिस इज एरिया पर यूनिट लेंथ ऑफ इंटरवल। देखा जाए तो ये क्या आपने अज्यूम कर लिया, दिस इज एरिया, एल्जेब्रिक एरिया, और किससे डिवाइड कर दिया आपने, लेंथ ऑफ इंटरवल से। तो ये म्यू क्या आया, एरिया पर यूनिट लेंथ ऑफ इंटरवल। और ये म्यू हमेशा स्मॉल m और कैपिटल M के बीच लाई करता है। द एल्जेब्रिक एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय अ रीमान इंटीग्रल फंक्शन, this per unit length of the interval lies between the infimum and supremum of the function. Correct statement? जो algebraic area होता है per unit length, वो infimum supremum के बीच हमेशा लाई करता है। और इसी से आपके पास अगर length of interval से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इस म्यू को वो कई बार पूछ बैठता है, कोई तरीका नहीं निकालने का सिवाय इंटीग्रल के। म्यू पूछ रहा है तो कहीं वहां से आएगा नहीं, वो है तो इंटीग्रल एरिया की इक्वली ना। तो अगर इंटीग्रल पता है तो म्यू निकाल सकते हो। हां, आपको पता है कि ये म्यू लाई कर रहा है स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में। स्मॉल m कैपिटल M जो f है इसके इन्फिमम सुप्रीमम है। किसी भी फंक्शन के इन्फिमम सुप्रीमम का भी रेंज में होना जरूरी नहीं है, उनके बीच किसी एलिमेंट का भी रेंज में होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, इट अटेन्स इट्स इन्फिमम, इट्स सुप्रीमम एंड ऑल द वैल्यूज बिटवीन इन्फिमम सुप्रीमम, द रेंज इज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो इसके हिसाब से, एंड इफ f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a b, देन a to b fx, then there this c belongs to close interval a b such that equal to fc into b minus a, mean value theorem of integral calculus। ये बट fc में तभी लिख सकता जब ये मेरा, ठीक है। तो वो चार ऑप्शन उसने ऐसे दिए हैं क्वेश्चन फ्रेम करके, एक इसमें चारों ऑप्शन में फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन दिस इज सेटिस्फाइड। यहां जो फंक्शन थे आपको वो इतना जज करना था कि गारंटी किसमें मिल रही है, कि जिसमें गारंटी मिल रही है, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सी, क्वांटिटी इंप्लाइज, विदाउट दैट वी कांट से कि वो मिल भी सकती वैल्यू, नहीं भी मिल सकती है, ठीक है, क्लियर। और इसी से नेक्स्ट में देख लीजिए, इसी के हिसाब से नेक्स्ट रिजल्ट। अब यहां पर अगर मेरे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं भी है बट इंटीग्रल 0 है, उसका इंटीग्रेबल है वो, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है इंटीग्रेबल है, ये तो पॉसिबल है ना,
विदाउट बीइंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैन बी इंटीग्रेबल। इस केस में देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो दो रिजल्ट है ना, इस पे क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है। देखिए f बिलोंग्स टू आर ए बी 1 f x ग्रेटर इक्वल टू 0, दो कंडीशन, एंड थर्ड a टू b f x dx इक्वल टू 0, 3। कोई रीमान इंटीग्रल फंक्शन अगर नॉन निगेटिव हो और इंटीग्रल 0 हो, जैसा भी किसी एग्जांपल में हुआ पॉपकॉर्न में हुआ ना, देन इफ f is continuous at c belongs to open AB implies fc is 0। कोई फंक्शन कंटीन्यूअस होना जरूरी नहीं है इंटीग्रेबिलिटी के लिए, कंफर्म। अगर कोई नॉन निगेटिव फंक्शन इंटीग्रल 0 रखता है, ऑफ कोर्स इंटीग्रेबल होगा तभी मैं बोल रहा हूं इंटीग्रल 0 रखता है, तो आप उस हर पॉइंट पे उसको 0 वैल्यू रखनी होगी जहां वो कंटीन्यूअस होगा। ऐसा नहीं करो कि पूरे उस पे 0 हो गया फंक्शन, फंक्शन थोड़ी 0 हुआ आइडेंटिकली। फंक्शन को वहां 0 होना होगा जहां वो कंटीन्यूअस है। यानी अगर आपको इसका नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, अगर आपको इंटीग्रल मालूम है 0 है, फंक्शन मालूम है नॉन नेगेटिव, तो एक बात तो पक्का मालूम चाहिए फंक्शन के बारे में कि जहां जहां फंक्शन नॉन 0 है वहां कंटीन्यूअस नहीं है, कि जहां कंटीन्यूअस होता है वहां तो 0 होना चाहिए। पॉपकॉर्न में याद आया, पॉपकॉर्न नॉन नेगेटिव था, इंटीग्रल 0 आया उसका, तो हर उस पॉइंट पर उसको 0 होना होगा जहां जहां वो कंटीन्यूअस है। इरैशनल पे ही कंटीन्यूअस था वो, तो इसका मतलब रैशनल पे तो वैसे ही कंटीन्यूअस नहीं होना चाहिए था उसको। अब इधर से भी तो आ सकते हो ना, ये इसलिए हाँ क्यों होगा, नहीं इंटीग्रेबिलिटी होने के लिए कंटीन्यूअस जरूरत तो है नहीं। पॉपकॉर्न फंक्शन है ना आपके सामने एग्जांपल, वो रीमान इंटीग्रेबल है, नॉन नेगेटिव है और इंटीग्रल 0 आ रहा है। क्या पूरे इंटीग्रल कंटीन्यूअस है? वो पूरे इंटीग्रल कंटीन्यूअस भी नहीं है, वो पक्का नहीं है ना, बहुत सारे पॉइंट है जहां पे नहीं है वो, बट वो भी जहां जहां कंटीन्यूअस है वहां 0 है। ये इस वजह से हो रहा है कि आपको याद होगा कि अगर f मेरा कॉन्टिन्यूअस होता था किसी पॉइंट पे और fc नॉन 0 है, तो fc क्या होगा, पॉजिटिव मान लेता हूं, ग्रेटर देन 0, fc ग्रेटर देन 0। और आपने जब ये प्रूफ किया था कि ग्रेटर देन 0, क्यों इस तरह से प्रूफ किया था, fx जो होता है वो 1/2 fc और 3/2 fc इसके बीच में होता है जब x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा। याद आया? अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन नॉन 0 होता है, कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पे, तो एक पूरा नेबर मिलता है जहां पर वो नॉन 0 होता है। प्रूफ किया था ये। इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट c एंड नॉन 0 देन इट रिटेन्स इट्स साइन, और साइन रिटेन करने के लिए यही प्रूफ किया था आपने। एप्सिलॉन को क्या ले लिया था, हाफ fc लेके प्रूफ कर दिया था। तो इस नेबरहुड में इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ fc। अब अगर मैं a टू b fx dx चाहता हूं तो ये मैं ऐसे भी कर सकता हूं, a टू c माइनस डेल्टा, c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा और c प्लस डेल्टा टू b, ये 3 पार्ट में कर सकता हूं। फंक्शन पॉजिटिव है, स्मॉल m r डेल्टा x r पॉजिटिव होंगे, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। इसको हटा दूं तो मेरा ये ऐसे ही तो आएगा कि नहीं। तो आपने देखा कि a टू b fx dx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा fx dx ले सकता हूं ऐसे। दिस इज इक्वल टू 1/2 fc c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा dx, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है, हाफ fc, तो वो भी बाहर निकाल लिया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इंटीग्रेट करोगे तो 2 डेल्टा, 2 से 2 कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा fc। ना तो डेल्टा 0 है ना fc 0 है, और ये इंटीग्रल क्या दिया है उसने, है पॉसिबल नहीं। fc को अगर fc 0 नहीं है तो ये हो, तो हमने ये जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे फंक्शन को 0 होना पड़ेगा। कंस्टेंट मत भूलिए, कंस्टेंट याद रखिए। फंक्शन नॉन नेगेटिव है, इंटीग्रेबल है और इंटीग्रल 0 है, तो हर उस पॉइंट पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा जहां जहां वो कॉन्टिन्यूअस है। इस वाई सो तो क्यों लबेग लेके जा रहे हो कि वो इंटीग्रेबिलिटी के लिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा तभी इंटीग्रेबल होगा, वही लेके आ रहे हो ना, तो वहां 0 हो जाना पड़ेगा उसको।
हम तो ये कह रहे हैं जीरो होना। अब जरा देखिए, यस, ऐसे हल्के में लेना नहीं चाहिए, थोड़ा पॉइंट मिल जाए तो बहुत हल्के मत लीजिए। एनालिसिस रिसर्च पेपर सब अच्छा लगता है, बट एग्जाम पॉइंट में भी प्रिसाइज, जितना मुझे मालूम है उतना ही होगा। एक सिंपल सी बात बता रहे हैं, 120-25 मार्क्स का पेपर आपके हाथ में हमेशा रहता है। वो क्वेश्चन होते हैं जो सब कोई जानते हैं, थोड़े से एफर्ट से कर सकते हैं। 70-80 मार्क्स तो ऐसे ठीक हो जाता है। हाँ 70-80 मार्क्स आप उठा के नोट्स देख लीजिए, सीधे स्टेटमेंट आता है, आपको ध्यान नहीं आ रहा वो अलग बात है। आप पुराना कोई पे उठा के देख लीजिए, अपने नोट्स उठा के देखिए और ऐसे सॉल्व होंगे वहां पर। बट वो एग्जाम में बिना पेपर के याद नहीं आते, दिक्कत ये है। वही आपको करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाहर से क्वेश्चन कोई आता है, जो आता है अच्छी बात है, नहीं हो तो ही अच्छा है, करे नहीं तो भला है। 400 मार्क्स में 125 मार्क्स का ढूंढना नॉट अ बिग डील। प्रॉब्लम ये कि आदत भी नहीं है हमारे, उस पर लगातार सोचते रहना, अच्छा ये दिया हुआ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। हर टॉपिक्स में से जैसे 20% मैक्सिमम, ऐसा थोड़ी होता है ये ऐसे ही है। एक क्वेश्चन ऐसा आया बट इतने से काम चल जाता है। ये गलती करते हो आप जब ना, ये वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये वो क्वेश्चन वो डिफिकल्ट है। ये एक यूनिट अलजेब्रा, एनालिसिस, ओडी, पीडी, हर एक में एक एक दो क्वेश्चन जमाली डिफिकल्ट है। वो एक एक दो ही हो सकते हैं ना, ये तय है ना। अब पूरा ही ऐसा आएगा, पेपर ही आपका यहां आ रहा है, बाकी लोग यहां कर रहे हैं, आप यहां बैठे हो, तो भगवान ही मान लेंगे फिर आपका, तो नहीं हो सकता ऐसा। फिर तो 40 मार्क्स पे जेआरएफ मिल जाएगा ना, उसमें भी टेंशन नहीं है, उसमें भी टेंशन। अरे तो नहीं होता, हम लोग गड़बड़ यहां कर देते हैं, या अरे यार ये भी था। अगर आपका ये गलत हो गया है तो फिर आपको इस क्वेश्चन का तो राइट ही नहीं था, ए टू बी फंक्शन ढूंढना, फिर तो वो क्वेश्चन नहीं कर तो बेटर था ना वो। तो ये समझिए कि अभी आपको इसमें कि जो मेरा डोमेन है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए और टाइम पे रिजल्ट रिकॉल हो जाना चाहिए। अगर साइन 1/x01 इंटरवल पे डिफाइन करके अब इंटीग्रेबिलिटी में टेंशन है हमको, तो बड़ा मामला हो गया फिर ना, कि यार एक ही पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है और वहां पर, और वो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए यहां पर, अब f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, बताइएगा f स्क्वायर dx इज 0, देन f कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल, f का होल स्क्वायर भी इंटीग्रेबल, और इंटीग्रल 0 दे दिया उसने, तो ये फंक्शन कैसा हो गया? एक्चुअली उसने एक नया फंक्शन gx दिया है जिसका इंटीग्रल 0 है, और gx कैसा है? स्क्वायर किसी का पॉजिटिव, तो क्या होना होगा? हर उस पॉइंट पे 0 होना जहां जहां कंटिन्यूअस है। देन दिस इंप्लाइज f इज आइडेंटिकल 0। पहले तो g आइडेंटिकल 0, बट वो f भी आइडेंटिकल 0 हो जाएगा। कंफर्म? ये लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन देखिए, ये बुक में दिया हुआ है, एनआर गुप्ता में भी दिया हुआ है और मलिक अरोड़ा में दिया है। यहां उन्होंने एक बेसिक पेज छोड़ दिया और गलत हो गया, उससे प्रूफ करवा रहे हैं वो कि f एंड g, देखिएगा, बिलोंग्स टू आर ए बी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी जी एक्स डी एक्स, देन देयर सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी सच दैट एफ सी इक्वल टू जी सी। वो इससे इंप्लाई करवा रहे हैं, जबकि ये गलत है, इससे इंप्लाई नहीं होगा। इनको कॉन्टिन्यूअस देना होगा और क्लोज इंटरवल ए बी में, तब इंप्लाई होगा, केवल रीमान इंटीग्रेबिलिटी से नहीं। ये ठीक है कि बिना कॉन्टिन्यूटी हुए भी रीमान इंटीग्रेबिलिटी हो जाती है, बट इस इंप्लीकेशन के लिए आपको कॉन्टिन्यूटी देनी जरूरी है, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है या ये जो इंटीग्रल है दोनों बराबर है। y इक्वल टू एक्स, 1 माइनस एक्स ले लिया आपने, इस पॉइंट पे किसी एक को चेंज कर दो वैल्यू 0। एक जगह जहां पे ये इक्वल हो तो वहीं हमने अनइक्वल कर दिया, कर सकता हूं मैं। अभी भी इंटीग्रेबल है कि नहीं है? एक ही पॉइंट है डिस्कंटिन्यूटी का। मैंने इस फंक्शन को डिस्कंटिन्यूअस बना दिया, कहां पे? हाफ पे वैल्यू 0 कर दी, अभी भी हो गया इंटीग्रेबल, नहीं हो गया? एरिया अभी भी सेम आ रहा है, बट दे आर नॉट, ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है, बट ऐसा एक भी सी नहीं मिल रहा जहां पर ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो, कट करना चाहिए। तो ये इतने से काम नहीं चलेगा। वो कह दे कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तब ठीक है, ये तब ये ठीक है। रीजन सिंपल रॉल्स थ्योरम,
कैसे? कंटिन्यूअस दिए हुए हैं, एक फंक्शन बनाइए एच एक्स, देखना एक फंक्शन बना रहा हूं एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। अब एक कैपिटल एच एक्स बना रहा हूं, ए टू बी ए टू एक्स एच टी डी टी। इससे क्या मिलेगा हमको? एफ कंटिन्यूअस, जी कंटिन्यूअस, एच कंटिन्यूअस। सो दिस इंप्लाइज कैपिटल एच डैश एक्स इक्वल टू एच एक्स होगा। तो मेरा कैपिटल एच कैसा हो गया? नाउ कैपिटल एच इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कैपिटल एच इज डिफरेंशियबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, है ना। और व्हाट इज एच ए? 0 ए टू ए, एच बी ए टू बी एच एक्स डी एक्स, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसका इंटीग्रल इक्वल दिया हुआ है। दिस इज व्हाट? 0. So H is continuous on closed interval AB, H is differentiable on open interval AB, H equal to HB equal to 0. So there exists a point C belongs to open AB Ross theorem that H dash C equal to 0. H dash X क्या है? Small. तो यानी HC equal to 0 यानी FC minus GC equal to 0, मतलब FC equal to GC, FC equal to GC, ठीक है। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।